ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इसको यहाँ पर देख लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर जुड़ जाइए। ये अन अकेडमी के द्वारा आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, स्टडी प्लानर होता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, वीकली टेक्स्ट होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, टेस्ट एनालिसिस होता है। जो भी कुछ एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो सभी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एक्सपर्ट गाइडेंस होती है और स्टडी मटेरियल, यानी कि आपके पास आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। ऐसा नहीं होता ये सब कुछ आपने लेके रख लिया है, लेकिन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत आपकी ज़्यादा है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए और जम के लगन से तैयारी करते रहिए। जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप सभी पा लेंगे, है ना। वो होता है ना, करत करत अभ्यास से ही सब कुछ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 नवंबर से आपकी जनरल स्टडीज के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं एसएससी के लिए। बेस्ट टीचर्स जुड़कर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। कंप्लीट सेशन ये आप लोगों को यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, ये है एसएससी सब्सक्रिप्शन, जिसको आप देख सकते हो कि एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, जो भी बच्चे जितने भी टाइम के लिए आपने अपना टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे इतने समय में अपने आप को तैयार करना है, एसएससी क्वालिफाई करना है, ठीक है, जॉब लेनी है, तो उस आधार पर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और यहाँ पर इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो जो यहाँ पर फीस आपको दिया गया है उसमें आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड को जरूर याद रखिएगा। कोड है आपका KHUSH0122। ठीक है, 0122, इसको सभी ध्यान रखेंगे। और ये है डाउट एंड सॉल्यूशन का ऑप्शन। जब भी आपकी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जाइए और उस में इस ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर आएगा टेक अ पिक्चर, या फिर आपने जो फोटो पहले से ले रखा है तो चूज फ्रॉम द गैलरी, किसी में से भी आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और यहाँ पर लाइव सेशन में जाकर टीचर के द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। यहाँ पर है रेज हैंड, यानी कि आप अपने फेवरेट टीचर से जिससे भी सवाल करना चाहते हैं उनसे यहाँ पर रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देख, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट करके टीचर आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ में। और टॉपिक है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक एक दूसरे के साथ संबंध होता है। किसके साथ संबंध होता है? एटमॉस्फेयर का, हाइड्रो एटमॉस्फेयर की बात करें, जितना भी वायुमंडल में जो कुछ भी होता है उसका संबंध आपके हाइड्रोस्फीयर यानी कि आपके जल में जितने भी जीव होते हैं, या फिर लैंड पर लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का एक दूसरे के साथ संबंध ही क्या कहलाता है? जैव आरक्षित कहलाता है, यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो हम स्टडी करते हैं उसको कुछ तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की अगर हम बात करें, किसकी? जैव विविधता की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसके लिए कंजर्वेशन होता है दो प्रकार से। ठीक है, जैव विविधता जो है इसको हम दो कैटेगरी में जाकर डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम नेचुरल होम, यानी कि जो जहां पे जन्मा है वहीं पर उसको संरक्षित किया गया है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? आरक्षण, यानी कि संरक्षित करना। और दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि हमने घर में एक्वेरियम लगा लिया, तो हमने एक तरीके का छोटा सा समुद्र अपने घर में रखा हुआ है ना, जहाँ पे हमने छोटी छोटी मछलियों को डाल दिया, कछुआ भी उसमें डाल दिया। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े वो एक छोटा छोटा सा जू बना लेते हैं, तो ये सब क्या है? आपका आर्टिफिशियल में आता है। तो इसमें जो नेचुरल होम होता है किसी भी प्लांट और एनिमल का, है ना, किसी भी प्लांट और एनिमल को रखने के लिए जो उसका नेचुरल होम होता है उसे हम कहते हैं इन सीटू। इन सीटू, ठीक है, इनका मतलब है में अंदर। ठीक है, तो जहां पर जो चीज है ना, जहां जैसे नेशनल पार्क, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर,
ये तो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको उठाकर अपने घर में किसी जीव जंतु को ले आएंगे। कितने जीव जंतुओं को रख लेंगे? नहीं रख सकते। उस जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधे भी रखने पड़ेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, यानी कि जहां पर ऐसे एनिमल्स जन्म हो रहा है या फिर ऐसे पेड़ पौधों का जन्म हो रहा है, वहीं पर उनको क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, वहीं पर उनकी रिसर्च डेवलपमेंट की जा रही है ना। एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आप समझ चुके हैं, एक्सटीटू, यानी कि घर के बाहर, है ना, घर की मतलब नेचुरल जो भी प्राकृतिक जो जगह है वहां से, उस घर से आप किसी चीज को ले जाकर किसी अन्य जगह पर क्या कर रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे क्या कहते हैं, एक्सीटू कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीटू बोलते हैं। और यहाँ पर इसे बोटेनिकल गार्डन हो गए, आपने देखा होगा, जहां पर बहुत सारी वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है, अलग अलग टाइप की होती है ना। कुछ वनस्पति आपके इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है, कुछ ध्रुवों पे पाई जाती है। तो जगह जगह पे जो वनस्पति होती है उसको हम एक जगह इकट्ठा करके क्या कर सकते, यहाँ पर संरक्षित करते हैं। सीड हो गई, है ना, बहुत सारी सीड जो होती है, जैसे अब इंडिया में हर चीज का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्शन करने वाले अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लांट होते हैं, तो वहां से उसके सीड को लाकर संरक्षित करना। अब जैसे जू हो गया, तो भाई जानवर जो है या पेड़ पौधे जो है वो कहाँ पर अपने प्राकृतिक वास पे रहते हैं, लेकिन लोगों को देखने के लिए और उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, उनको अलग जगह पर ऐसी प्लेस में सर्किल में रखा जाता है, और वहां पर उनको क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। तो इसे हम दो कैटेगरी में सवाल आपका पूछा जाता है, इन सीटू और एक्स-सीटू में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे किस तरीके के आवास आएंगे। तो याद रखिएगा, इन सीटू में आपका नेशनल पार्क भी हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर, ये सभी कैसे नेचुरल प्लेस हैं। और वाइट बोटेनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, सीड हो गया, ये सभी कैसे हैं, आपके आर्टिफिशियल होम है। क्लियर है, बहुत ही आसान सा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितना भी क्षेत्र होता है, ठीक है, जितना भी आपका क्षेत्र होता है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम कोर रीजन, दूसरा होता है आपका बफर रीजन, और एक होता है रिस्टोरेज रीजन या फिर कल्चरल रीजन। ठीक है, कोर रीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें, कोर रीजन जो होता है सब किसी भी घर का, यानी नेचुरल आवास का सबसे अंदर वाला भाग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका घर है, तो घर के सबसे अंदर जहां पर आपके घर में पूजा वगैरह होती होगी, वहां पर सबका जाना वर्जित, मतलब कोई भी नहीं जा सकता है, कुछ ही लोगों को एंट्री होती है, या फिर घर का कोई पर्सनल स्पेस हो गया, है ना, तो वहां पर आप सभी को नहीं ले जा सकते हैं, बाहर के किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित होता है। इसी तरीके से नेचुरल जो हैबिटेट होता है, नेचुरल जो प्लेस होती है, वहां पर भी सेम चीज होती है कि सबसे अंदर का कोर रीजन होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी जीरो होती है। याद रखिएगा, नो ह्यूमन रेसिडेंस इन पार्क। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका बफर जोन। ठीक है, कौन सा आता है, बफर जोन आता है। यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा, यानी कि वहां पर जितने भी ऑफिसर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, और वो क्या करेंगे, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशनल संबंधी चीजों को एक्टिविटी करेंगे। यहाँ तक जाने की जो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंचुरीज कहते हैं। इसके बाद आपका सबसे बाहरी क्षेत्र आता है जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, जो कि कल्चरल होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से आपके ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई भी व्यक्ति वहां पर खेती कर सकता है ना, पशुपालन कर सकता है, झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखो बायोस्फीयर रिजर्व में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बफर जोन मिलेगा, जहां पर ह्यूमन कौन किस प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज होगी, ऑफिसर जो लोग होंगे, है ना, वहां पे रिसर्च, और सबसे अंदर के पार्ट में सभी का जाना क्या होता है, वर्जित होता है। तो हम कह सकते हैं कोर रीजन में क्या पाया जाता है, नेशनल पार्क। बफर रीजन में सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखो, अब अगर हम बात करें तो भारत में यहाँ आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर
रिजर्व आपका टॉपिक है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत में आरक्षित किया गया। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। कौन सा है? पहले हम देखेंगे कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया। पहले में आप 3 या 4 नाम याद रखोगे तब भी याद रहेगा। पहला कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन हिल्स। कहां पर है ये हम बाद में देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो दूसरा जो आरक्षित किया गया है, देखो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जैसे कि भारत या कोई भी देश अपने ही क्षेत्र में क्या कर रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको विश्व स्तर पर मान्यता, यानी कि देखो भारत में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाएंगे उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम जो है वो कौन करेगा? वो भारत की जो ऑफिसर्स होंगे, भारत की जो टीम होगी, भारत के जो साइंटिस्ट होंगे वो करेंगे। लेकिन अब उसमें अगर हम किसी नई स्पीसीज को रख रहे हैं जो कि बाहर से है, तो हमें क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिले, जिससे कि विश्व के और बढ़िया से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं वो भी यहाँ पर आकर अपना रिसर्च और डेवलपमेंट करें, वो भी यहाँ पर आकर इस क्षेत्र का विकास करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ही क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना पड़ेगा। तब हम कहते हैं कि भाई इन यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी जाती है। आपने अपने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं, लेकिन यूनेस्को क्या उसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता दे रहा है? तो अगर वो मान्यता देगा तो फिर विश्व स्तर पर आपकी जो बायोस्फीयर है आपके देश में, उन सभी पर रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए देश के अलग अलग देशों से क्या होंगे? साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, लोग आएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो आरक्षित किया गया, याद रखिएगा ये पहला पूछा जाता है कब आरक्षित किया गया। तो ये किया गया आपका 1986 में। कब किया गया? 1986 में। इसके 2 साल बाद फिर से एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया जिसका नाम था नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो ये 2 साल बाद मैंने आपको बताया है, तो कब हुआ? आपका 1988 में। याद रखिएगा पहला नीलगिरी 1986 में, दूसरा 2 साल बाद हुआ है कब? 1988 में, ठीक है। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो कौन सा है? वो है आपका नॉकरेक। कौन सा है? नॉकरेक। और ये कब स्थापित किया गया है? तो जब आपका नंदा देवी किया गया तब कौन सा किया गया? नॉकरेक। तो 1988 में, ठीक है। कब किया गया? 1988 में। और इसके बाद चौथा, ठीक है, ये 4 आप तो याद कर ही लो, पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि इनका क्रम पूछ लिया जाए कि शुरुआती जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो चौथा है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार, जिसको 1 साल बाद स्थापित किया गया, यानी कि 1989 में, ठीक है। तो ये आपके 4 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रहेगा। क्लियर है? यहां तक बात सभी को समझ आई है? इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपका एक चीज पूछा जाता है कि यूनेस्को में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन देखता है। तो एक प्रोग्राम चलाया गया MAB, एक यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे हम कहते हैं MAB। इसका मतलब है मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड द बायोस्फीयर, एक सेकेंड, ठीक है, रिजर्व। अब आप समझ सकते हो कि इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है? यूनेस्को द्वारा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बायोस्फीयर रिजर्व को देखेगा वो कौन देखेगा? MAB देखेगा, ठीक है। कौन देखेगा? जितने भी पर्यावरण और मनुष्यों के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए जो भी रिसर्च डेवलपमेंट किए जाएंगे, यानी कि एनवायरमेंट भी सेफ रहे और मनुष्य भी सेफ रहे, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज को कौन देखेगा? MAB देखेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18। कितने हैं? कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं? कुल 18 हैं। अब सवाल ये है कि ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड यूनेस्को साइट में शामिल हैं? नहीं, ठीक है। कितने हैं? 11। 18 में से 11 जो हैं वो किसमें शामिल हैं आपके? 18 में से जो 11 है वो किसमें शामिल हैं? आपके यूनेस्को साइट में,
अब यहाँ पर याद आ जाता है कि 11 में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला है आपका सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन, जो डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन जो है ये कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। ये भी कहाँ है? ये एक सेकेंड, इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये सारा का सारा ही इरेज कर देती हूँ। क्लियर है? चल, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा? सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी महानदी आकर बनाती है, जो कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। और इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया वो किया गया 2001 में। यानी कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसे वर्ल्ड जो MAB के द्वारा क्या किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, वो कब किया गया? 2001 में। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है, कोई मुझे बताएगा? सिमलीपाल, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। ठीक है। सिमलीपाल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? आपके उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। 11 की 11 याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि यूनेस्को में जो शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है उनके नाम बताइए। ठीक है। तीसरा नंबर पे आ जाता है आपका पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है ये कहां पर है? पंचमढ़ी आपके है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। चौथा जो है वो नौकरेक है। नौकरेक जो है ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये मेघालय में है, तो मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती हैं? गारो, खासी, जैंती। ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं ये कौन सा है? मेघालय का। तो यहाँ पर जो ये गारो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक। ठीक है। नौकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किसमें शामिल है? आपकी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है। अगर हम बात करें अब चौथे नंबर पे कौन सा है, तो आ जाता है आपका नीलगिरी। नीलगिरी जो कि नीलगिरी नीलगिरी जो कि भारत के द्वारा 1986 में सबसे पहले किसमें शामिल पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था भारत के द्वारा। क्लियर है? बात समझ में आ रही? नीलगिरी को भारत के द्वारा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। और यहाँ पर ये 5वें नंबर पे यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, अंतरराष्ट्रीय ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। तो यहाँ पर याद रखिए ये कब किया गया, तो ये बना है आपका 2000 में। कब है? 2000 में। और ये नीलगिरी जो है आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है। ये है आपकी केरला, केरला, तमिलनाडु और आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो ये 5 हो गए। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी को नीलगिरी के बाद भारत के द्वारा क्या किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1988 में, क्योंकि नीलगिरी को कब किया गया था? 1986 में। तो नंदा देवी 2 साल बाद। ये कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो कौन से है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, ये है आपका तमिलनाडु। और यहाँ पर है आपका मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है इसको भी क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं ये कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु। कितने हो गए? 7 हो गए। टोटल कितने हैं? 11 है। यहाँ पर अब 8वें नंबर पे देखें तो 8वां आता है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर जहां पर आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वो किस जगह पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रेट निकोबार है इसको भी क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 9th नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो आता है आपका अचानक, अचानक मार, अचानक मार। और आता है अमरकंटक। अमरकंटक मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो अचानक मार्ग जो अमरकंटक है ये कहाँ पर है? तो ये आप देखोगे तो ये यहाँ पर है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
ठीक है। तो इसका अधिकांश भाग जो है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो इसे किसमें शामिल किया गया है, 22वें। 10वें नंबर पे आता है अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई, ठीक है। देखो राइटिंग जो है कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर जो ये पेन यूज करते हैं ना, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, अगस्त्या मलाई, जो कि कहाँ पर है। अगस्त्या मलाई की अगर हम बात करें तो ये केरला और तमिलनाडु की सीमा पे है। कहाँ पर है, केरला और तमिलनाडु की सीमा पर। अगस्त्या मलाई यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वहां पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आपकी इलायची की पहाड़ियां। उस इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अगस्त्या मलाई, ये भी याद रखिएगा। अगस्त्या मलाई जो आपकी इलायची की पहाड़ियां है ना, कार्डेमम पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। तो नीलगिरी भी है आपका बायोस्फीयर रिजर्व में। और सबसे आखिरी चोटी जो है वो कौन सी, अगस्त्या मलाई। अगस्त्या मलाई जो कि इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि कहाँ है, केरला और तमिलनाडु। और 11वां जो है वो कौन सा है, वो है आपका कंचनजंगा। जंगा, ठीक है। कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो इसे 2018 में सबसे आखिरी जो 11वें नंबर का है, 2018 का सबसे आखिरी वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक घोषित किया गया है वो कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित, भारतीय क्षेत्र में स्थित सिक्किम में है ना, सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो ये किस जगह पर है, सिक्किम में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने, 18 है। और 18 से 11 तो ये हो गए, इसका 7 और बचे हुए हैं, ठीक है, 7 और बचे हुए हैं। चलिए अब उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला आता है कोल्ड डेजर्ट। कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को साइट में शामिल नहीं है, ये देख रहे हो आप। यहाँ पर हमने कोल्ड डेजर्ट का कहीं नाम पढ़ा नहीं था। और ये कहाँ है, हिमाचल। कोल्ड क्या है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व आता है कौन सा, कोल्ड डेजर्ट। हमने सबसे पहला पढ़ा था। देखो सवाल क्या बनेगा कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। कब है, 1986। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। यूनेस्को साइट में कितने शामिल हैं, 11, जिसके हमने नंदा देवी की अगर हम बात करें उत्तराखंड में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में है। कंचनजंगा ये भी बायोस्फीयर रिजर्व में है। दिहांग दिबांग हमने नहीं पढ़ा था। दिहांग दिबांग आपके बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है, ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें तो असम में आप देखोगे मानस और डिब्रू सिखोया। डिब्रू सिखोया की अगर हम बात करें तो ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो नीलगिरी, ठीक है। सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा, सबसे पहला और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, नीलगिरी। नौक्रेक मैंने आपको बताया था किस पहाड़ी पे है, गारो हिल्स पे है, ठीक है। हिल्स, देखो पर्वत, पठार, पहाड़ी क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी बाद में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। पन्ना जो कि कहाँ है, जो कि एक भारत की सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाली खान भी है। ये क्षेत्र भी किसमें है, ये क्या बनाया गया है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ लो। 18 है, याद कर लो कौन सा कहाँ पर है, कौन सा ऊंचाई पे, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से। पंचमढ़ी की बात करें, ये भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व में है, मध्य प्रदेश में। अचानक मार अमरकंटक की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ी जहां से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है, पढ़ाया था मैंने, तो याद रखिएगा ये कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। कच्छ का रंग, अच्छा हाँ, सबसे बड़ा जो एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, मैंने अभी आपको बताया नीलगिरी। नीलगिरी नहीं है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है कच्छ का रण है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कच्छ का रण है। नीलगिरी सबसे पहला है, ठीक है। कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा जिला भी है भारत का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का, तो कौन सा है, कच्छ है। और यही बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन हमने पढ़ लिया है, कहाँ, वेस्ट बंगाल में।
सेशलम की बात करें, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेशलम जो है कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्टार बना लो जिससे कि आपको याद रहे, जो चीजें बाकी आपको याद रहेंगी लेकिन जहां पर आपको थोड़ा डाउट होता है ना, वहां पे डबल स्टार बना लिया करो, जिससे कि आप 2-3 बार उसको देखो। अगस्त्य मलाई, मैंने आपको बताया अगस्त्य मलाई जो कि कार्डियम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की सीमा पे है। नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया कब, 1986 में, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार आपको बताया था कहाँ पे है, तमिलनाडु, श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ये भी क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार ये कहाँ है, अंडमान निकोबार। तो टोटल कितने हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखे हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो भाई ऐसे ही करके एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीएस जो है, जितना भी जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस है, वो एक महासागर है। उस महासागर में से आपको क्या पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ना है और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको वो बताया है जो कि आपके एग्जाम और बिल्कुल ओरिएंटेड है। इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, मैपिंग के थ्रू कर लेना, कौन सा क्या है सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको सेशन कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। और साथ ही के साथ अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर कोई आपत्तिजनक तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है या फिर आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए सही नहीं है, सोसाइटी के लिए सही नहीं है, आप क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो आप में इतनी समझ है कि आप सही और गलत को बता सकते हो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बताया गया है और कुछ ऐसा बताया गया है जो कि नहीं पढ़ाना चाहिए था, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।